दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि महेश जी अपने बेटे नैवेद्य के लिए एक घर खरीदने वाले थे, लेकिन बेटी आयुषी और दामाद मृगांक ने महेश जी के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी सरला जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके और ब्रेन वॉश करके वह घर अपने नाम पर खरीदवा लिया और सरला जी के बैंक में रखे सारे पैसे उस घर में लगवा दिए। लेकिन जल्दी ही सरला जी को हकीकत समझ में आ गई और वह अपने बेटे बहू के पास लौट आई, लेकिन सब कुछ गंवा कर। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सरला जी अपने घर वापस लौट तो आई थी, पर उनका दिल बेचैन था। आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था और धोखे से अपने भाई के हक की दौलत हड़प ली थी और घर अपने पति के नाम भी करवा लिया था। हालांकि गलती सरला जी की ही थी, लेकिन उनके अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो अब जाकर हटे थे। अब सरला जी दिन रात यही सोचती रहती थी कि कैसे अपने स्वार्थी बेटी दामाद को सबक सिखाएं, क्योंकि अब वो प्यार और अपनापन तो नहीं रह गया था उनसे, जो उन्होंने किया था सरला जी के साथ। नैवेद्य और रूप इसे अपनी किस्मत मानकर चुप थे। क्या करते वह? उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत गया। सरला जी की अपनी बेटी आयुषी और दामाद से इस बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन आयुषी और मृगांक ने सोचा कि सरला जी से बनाकर रखने में ही भलाई है और उनका ब्रेन वॉश करना कौन सी बड़ी बात है। एक बार फिर हम उन्हें अपने हिसाब से घुमा लेंगे। अच्छी खासी पेंशन आती है उनकी और अच्छे खासे जेवर भी है उनके पास, क्योंकि आज तक मृगांक के कान में यह बात घूम रही थी कि सरला जी चाहे तो घर के बाकी की किश्तें भी अपने जेवर बेचकर एक बार में क्लियर कर सकती हैं। और मृगांक और आयुषी अब इस बात पर दिमाग चला रहे थे कि एक बार और सरला जी को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर उनके जेवर भी निकलवाए जाएं, तो घर का लोन भी खत्म हो जाएगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और अगर किसी तरह से उन्हें फिर से अपने पास रख लिया जाए तो उनके बच्चों की फीस वगैरह का इंतजाम तो सरला जी की पेंशन से ही हो जाएगा। उनके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। इस बार आयुषी और मृगांक ने सोच लिया था कि मृगांक अपनी माँ को अच्छे से समझा देगा कि वह सरला जी को ताना ना मारा करें, इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। और मृगांक ने आयुषी को काम पर लगा दिया। आयुषी ने 2 महीने बाद सरला जी को फ़ोन किया और बोला, मम्मी कैसी हो आप? सरला जी ने इधर से बोला, कैसी रहूँगी जिसके बेटी दामाद ने उसकी बेइज्जती करके उसे उसके ही घर से निकाला हो, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया हो। आयुषी ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया और बोला, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मृगांक बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वह काफ़ी टेंशन में थे और उन्होंने आपसे वह सब कुछ बोल दिया था। वह तो आज तक इस बात के लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह तो शर्म के मारे आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। बहुत अफसोस है मृगांक को और मुझे मम्मी। मैं भी पता नहीं किस होश में थी, मैंने भी ऐसी बातें कर दी। मम्मी, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे गलती तो हो ही गई है। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी। मैंने मम्मी जी को भी समझा दिया है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, तो वह भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, अब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सरला जी ने बोला, बेटा तुमने इतना बोल दिया वही बहुत है। माँ हूँ, कितने दिन तक तुम लोगों से नाराज़ रह सकती हूँ। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम लोगों ने दिल से ऐसी बात नहीं बोली होगी। मेरे बेटी दामाद ऐसे हो ही नहीं सकते, वह दोनों तो लाखों में एक हैं। लेकिन नहीं बेटा, अब मैं वहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे एक यह बात तो मुझे समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है और बेटी का घर कभी भी माँ बाप नहीं रह सकते। कहकर सरला जी ने फ़ोन रख दिया। आयुषी ने सोचा, चलो बातचीत की एक शुरुआत तो हुई। मम्मी को धीरे धीरे मैं शीशे में उतार ही लूँगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर मम्मी मेरे पास आ ही जाएंगी और मेरे हिसाब से ही चलेंगी। अब अक्सर आयुषी और सरला जी की बातें फ़ोन पर होने लगी थीं। आयुषी घर नहीं जाती थी, वरना उसे पता था कि रूप भाभी उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाएंगी। आखिर इतना बड़ा घपला जो किया था दोनों मियाँ बीवी ने। वह फ़ोन पर अपनी माँ को अच्छे से समझाया करती थी और धीरे धीरे फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी। एक दिन दोनों के बीच फ़ोन पर बात हो रही थी तो सरला जी ने बताया कि नैवेद्य और रूप गांव के घर में गए हैं। गांव में वैसे भी क्या बचा है, सिर्फ एक छोटा सा पुराना घर ही तो था जो कि बारिश की वजह से गिर गया। गांव से फ़ोन आया था कि अगर वहां हमारा कुछ ज़रूरी सामान है तो हम लोग आकर ले जाएं। घर गिर चुका है, बस एक बार जाकर देखने गए हैं कि कोई ज़रूरी सामान तो नहीं है वहां पर।
शाम तक आ जाएंगे। और आयुषी ने उस दिन काफ़ी देर तक सरला जी से बात की और उन्हें वापस अपने झांसे में लेने की कोशिश की। खैर, अगले दिन रूप और नैवेद्य आ चुके थे और फिर 3-4 दिनों तक सरला जी और आयुषी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद आयुषी ने फिर सरला जी को फ़ोन किया और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वह उनके पास आकर रहने लगे। सरला जी ने बोला, नहीं बेटा, मैं तेरे घर तो नहीं रह सकती। वह घर तो अब तेरा ही है, आखिर तेरे पति के नाम पर है। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर होता है कि मैंने अपने बेटे के हक के पैसे भी तुझे दे दिए, लेकिन चल कोई बात नहीं, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे के नसीब में उससे कहीं ज़्यादा लिखा था, जो अब उसे मिल चुका है। देख, तुझसे बातचीत तो दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि माँ हूँ, लेकिन अब तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, चाहे तो कितनी भी बातें बना ले। हाँ, अगर रिश्ते सामान्य रहते और तूने और मृगांक ने बेईमानी नहीं की होती, तो अभी शायद तुझे भी कुछ फ़ायदा होता, लेकिन तूने तो अपने फ़ायदे से पहले ही बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। तो जिनके नसीब में जो था, वह उन्हें मिल गया। बातों को घुमा घुमा कर सरला जी ने बोला था। आयुषी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने बोला, मम्मी साफ साफ बोलो, आप कहना क्या चाहती हो? सरला जी ने बोला, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस तू खुश है ना? प्लॉट भी पापा ने तेरे नाम पर कर दिया और नैवेद्य के लिए खरीदा जाने वाला घर भी अब तुझे मिल चुका है। नैवेद्य और रूप तो इस छोटे से घर में ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही वह भी अपने बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी की किस्मत नहीं ले सकता। कहकर सरला जी ने फ़ोन रख दिया। आयुषी के मन में खलबली मच चुकी थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मम्मी ऐसी बातें कर रही हैं। वैसे भी मम्मी के पास बचा क्या है? सारा कुछ तो मैंने निकलवा लिया, बस थोड़े से जेवर हैं जिनसे कि कोई बड़ा घर तो नहीं खरीदा जा सकता, और महीने की पेंशन आती है। नैवेद्य भाई के बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी पैसे निकल जाते हैं, उनकी भी कोई खास सेविंग नहीं है, तो कैसे वह अभी काफ़ी बड़ा घर खरीद लेंगे? लोन वह करना नहीं चाहते। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। कहीं भाई और रूप गांव गए थे, वहाँ की कोई प्रॉपर्टी तो उन्होंने नहीं बेची? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर है ही क्या? एक छोटा सा घर था, वह भी गिर गया। और वैसे भी गांव के उस छोटे से घर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, और गांव में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उस घर को खरीदे। तो मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आयुषी ने मृगांक को इस बारे में बताया तो मृगांक का दिमाग भी चलने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तुम्हारी मम्मी ऐसी बातें कर रही हैं। ज़रूर तुम्हारे पापा ने कोई ना कोई ऐसी सेविंग या प्रॉपर्टी बनाई है जिसके बारे में अब पता चला है। आयुषी, अगर ऐसा है ना, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी करके मम्मी को वापस से मनाना पड़ेगा। आयुषी ने बोला, कोशिश तो कर रही हूँ, पर मम्मी साफ साफ कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन खुश बहुत है। ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मृगांक ने बोला, अब लगता है मुझे ही दिमाग चलाना पड़ेगा सासू माँ को वापस अपने झांसे में लेने के लिए। और फिर रविवार को मृगांक और आयुषी उस मंदिर में पहुँच चुके थे जहाँ सरला जी हर रविवार को जाया करती थी। वहाँ पर मृगांक और आयुषी को देखकर सरला जी हैरान हो गई, लेकिन चालाक मृगांक ने सरला जी को रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और बोलने लगा, मम्मी जी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में नहीं था, पता नहीं मेरे मुंह से वह गलत बातें कैसे निकल गईं। मैं तो आपसे नज़र भी नहीं मिला सकता। आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चल कर रहिए। सरला जी ने बोला, कोई बात नहीं दामाद जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी यह बात समझ में आ चुकी है कि अपना घर अपना ही होता है, इसलिए अब मैं आपके घर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस था कि मैंने अपने बेटे के हक की संपत्ति भी अपनी बेटी के नाम कर दी थी, लेकिन भगवान ने मेरी उस गलती को भी सुधार दिया और मेरे बेटे को अब उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति मिल चुकी है। अगर रिश्ते सही रहते और मैंने आप लोगों से मिलकर नैवेद्य और रूप के साथ बेईमानी नहीं की होती, तो अभी जो कुछ भी मिला है उसमें से कुछ हिस्सा तो मैं अपने बेटी दामाद को भी ज़रूर देती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ भी मिला है वह नैवेद्य और रूप के हक का है और नसीब का है, और उन्हीं के पास रहेगा। और भगवान की कृपा से उस घर की कीमत से कई गुना ज़्यादा नैवेद्य को मिल चुका है, और अब वह भी जल्दी ही अपना एक बड़ा घर खरीद लेगा। उसके बाद भी उसके पास अच्छी खासी संपत्ति बची रहेगी। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है, कहकर सरला जी जाने लगी। लेकिन मृगांक और आयुषी हैरान थे कि ज़रूर कोई बहुत बड़ा खजाना नैवेद्य के हाथ लग चुका है, जो कि उनके पास होना चाहिए।
मृगांक और आयुषी ने सरला जी को रोक लिया और उनसे बोलने लगे, मम्मी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो उनका मुख्य मकसद था सरला जी के मुंह से यह निकलवाना कि नैवेद्य को इतना पैसा एकाएक कहाँ से मिल गए। आयुषी ने अपनी माँ को वहीं पार्क में बैठा लिया और फिर बातें बनाने लगी, बचपन की बातें याद दिलाने लगी और इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बातों में बहकर सरला जी ने बोल दिया, बेटा अगर सब कुछ ठीक रहता और रिश्ते सामान्य रहते तो अभी जो खजाना नैवेद्य को मिला है उसमें से कुछ हिस्सा तो तुम लोगों को भी ज़रूर मिलता, लेकिन तुम दोनों ने पहले ही काफ़ी बेईमानी कर ली है, तो नैवेद्य तो अब किसी भी कीमत पर तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला और मैं भी किस मुंह से उससे बोलूँगी कि वह तुम लोगों को कुछ दे दे, वरना शायद एक सोने की ईंट मैं तुम्हें भी दिलवा देती। सुनकर मृगांक और आयुषी हैरान हो गए। सोने की ईंट? और वह सरला जी से बोलने लगे, मम्मी भाई को सोने की ईंट मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है। सरला जी वहाँ से उठकर जाने लगी। नहीं नहीं, वह तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी क्या फालतू की बातें करती रहती हूँ। लेकिन मृगांक ने उनका रास्ता रोक लिया और बोला, मम्मी जी साफ साफ बताइए क्या बात है, हम आपके बेटी दामाद हैं, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई और हमें उसका पछतावा भी है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया आपके बारे में ही सोचकर किया। उस दिन ऑफिस के गुस्से में मैंने आपसे कुछ अपशब्द कह दिए थे, उसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। आपने तो हमें पराया ही मान लिया। हमारा यकीन कीजिए, हम तो आपका भला ही चाहते हैं और हमें पता है आपके बेटे बहू बुढ़ापे में आपका क्या हश्र करेंगे, इसलिए तो हमने वह घर खरीदा था ताकि आपको सम्मान के साथ अपने पास रख सकें। सरला जी वापस से मृगांक की बातों में आ चुकी थी और बोलने लगी, वह बात क्या है ना दामाद जी कि गांव का घर जर्जर होकर गिर पड़ा, वह कुछ खास सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी रूप और नैवेद्य गए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ ज़रूरी सामान ना हो उस घर में। और वहाँ पर अंदर जाकर जब उन्होंने गिरे हुए घर का मलबा थोड़ा इधर उधर सरकाया तो उस मलबे की ईंट में उन्हें 2 सोने की ईंट मिली जो कि वजन में 2 किलो से भी ज़्यादा है। वह घर बहुत पुराना है, शायद मेरे ससुर जी के दादाजी का बनाया हुआ और अब जाकर गिरा है। हो सकता है उन्होंने अपनी जमा पूंजी को ईंट का रूप देकर उस घर की दीवारों में लगवा दिया था जो कोई नहीं जानता था, और आज जब वह घर गिर गया तो उसके मलबे में वह सोने की ईंट भी दबी पड़ी थी जो कि नैवेद्य और रूप को मिली। उन्होंने अच्छे से खोजा तो उन्हें उस तरह की 2 सोने की ईंट मिली, दोनों का वजन बहुत ही ज़्यादा होगा और पूरा शुद्ध सोना है जिसकी कीमत करोड़ों में है। नैवेद्य और रूप वह ईंट लेकर घर आ चुके हैं पर किसी को कुछ नहीं बताया है, अभी तक कोई कुछ नहीं जानता, बस हम तीनों जानते हैं और आज आप दोनों को बता रही हूँ। नैवेद्य और रूप बहुत खुश हैं कि भगवान की कृपा से उन्हें इतनी बड़ी संपत्ति मिल चुकी है, अब उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं। दामाद जी अगर रिश्ते ठीक होते ना तो मैं नैवेद्य से जिद करके उन 2 ईंटों में से एक आप लोगों को दिलवा देती। अगर मैंने वह घर नैवेद्य के लिए खरीद दिया होता ना तो मैं पूरे हक के साथ नैवेद्य से वह एक ईंट लेकर आपको दे देती कि इस पर मेरी बेटी का बराबर का हक बनता है, पर अब तो मैंने खुद ही बेईमानी कर ली है, तो मैं किस मुंह से नैवेद्य से इस बारे में बात करूं, और वह तो किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा ऐसा करने के लिए। वैसे नैवेद्य ने हमेशा हर चीज़ आयुषी के साथ बराबर बांटी है, लेकिन जब उसका घर धोखे से आयुषी ने अपने नाम पर करवा लिया तो उसका भी तो दिल टूट गया है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता अब वह कुछ भी बांटेगा, कहकर सरला जी वहाँ से चली गई। लेकिन सोने की ईंट, वह भी इतनी भारी, सुनकर ही मृगांक और आयुषी हैरान थे और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अभी घाटे में नैवेद्य नहीं है, वह दोनों हैं और उन्हें किसी भी हाल में सोने की एक ईंट तो चाहिए ही चाहिए। मृगांक को पता चल चुका था कि नैवेद्य अच्छी अच्छी सोसाइटी में काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट देख रहा है। मृगांक और आयुषी के मन में उथल पुथल मची हुई थी, कुछ भी करके उन्हें ईंट चाहिए थी, लेकिन सरला जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह आयुषी और मृगांक नैवेद्य के घर पहुंच चुके थे। नैवेद्य उन्हें देखकर जा रहा था, उनसे बात भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आयुषी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, पता नहीं यह सब कुछ मैंने कैसे कर दिया, शायद मम्मी की फ़िक्र में, पता नहीं क्यों मुझे वहम हो गया था कि आप और रूप भाभी मम्मी का ख्याल नहीं रखोगे। मृगांक ने बोला, हाँ साले साहब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने गलत किया है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। आयुषी ने भाई नैवेद्य को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोला, भाई
बचपन में हम कितनी लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इतना थोड़ी ना एक दूसरे से रूठते थे कि एक दूसरे से बातें करनी ही बंद कर दें। भाई, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ मम्मी के फिक्र में किया, लेकिन आप यकीन मानो, अब हमें हम अपनी अपनी गलती सुधार देंगे। हम तो सारे कागजात लेकर आए हैं, आप बस चलिए। वह घर हमने खाली कर दिया है और वह आपके हक का घर है और आपको ही मिलना चाहिए। मृगांक अभी का अभी वह घर आपके नाम पर करेंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं सुनना, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और ज़बरदस्ती आयुषी और मृगांक नैवेद्य को लेकर चले गए और घर की रजिस्ट्री नैवेद्य के नाम पर कर दी। साथ ही यह भी बोल दिया कि जो थोड़ा बहुत लोन था इस घर पर, उसे भी मृगांक ने क्लियर कर दिया है, इसलिए इस घर पर अब कोई लोन नहीं है और यह घर आज से आपका है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाइए। एक हफ्ते बाद रूप और नैवेद्य सरला जी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे और सरला जी ने फ़ोन करके आयुषी को घर बुलाया था। आयुषी और मृगांक खुशी खुशी घर गए थे, इस उम्मीद पर कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और अब उन्हें उनके हक के सोने की ईंट नैवेद्य दे देगा। सरला जी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हुई और नैवेद्य और रूप भी बहुत खुश थे। नैवेद्य उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले आया और बोला, रिश्ते में कुछ गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है और हम लोग आज उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पापा की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बट चुकी है। अब आयुषी ने अपना अगला दांव खेला और बोला, हाँ वह तो है, अब रिश्ते सामान्य हो गए और पापा की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बट चुकी है। लेकिन भाई, सब संपत्ति तो अभी नहीं बटी ना। मैं आपकी बहन हूँ ना, आपकी वही प्यारी बहन। आपको गांव के घर से सोने की 2 ईंटें मिली है ना, मम्मी ने मुझे बता दिया है, तो उनमें से एक पर तो हमारा हक बनता है ना। आप तो हमारे प्यारे भाई हो, हमने आपको आपका हक वापस कर दिया और अपनी गलती मान ली। अब आप भी हमें हमारा हक वापस कर दो, तो रिश्ते ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमेशा चलेंगे और हमें पता है आप हमें हमारा हक ज़रूर देंगे। नैवेद्य और रूप ने बोला, अरे बिल्कुल, जब हमें हमारा हक मिल गया है और रिश्ते फिर से सामान्य हो गए हैं, तो तुम्हें भी तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। मुझे गांव के घर से जो कुछ भी मिला है उसका आधा तो मैं हर हाल में तुम्हें दूंगा। मम्मी, प्लीज़ गांव के घर से जो कीमती चीज़ मुझे मिली है उसका आधा लेकर आइए, मैं आयुषी को देना चाहता हूँ। आयुषी और मृगांक बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि उन्हें इतना भारी सोने का ईंट मिलेगा, कितने अमीर हो जाएंगे वह। नैवेद्य ने एक भारी थैला आयुषी को थमाया जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा था। आयुषी ने उसका वजन महसूस करके हैरान हो गई और उसने जल्दी से वह थैला उल्टा कर दिया और थैले से एक काफ़ी भारी ईंट बाहर गिरी। लेकिन वह ईंट सोने की नहीं थी, एक सामान्य ईंट थी। नैवेद्य ने बोला, आयुषी, उस गांव के घर में मुझे इन टूटे फूटे ईंट पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बस 2-4 टूटे फूटे बर्तन और कपड़े थे, बाकी सारे टूटे हुए घर के मलबे में यही ईंट मिट्टी दबे हुए थे। गांव के घर के याद के रूप में मैं 2 ईंट लेकर आया था, एक मैंने रखा है, अब एक ईंट तुम रख लो। आखिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो है। आयुषी हैरानी से सरला जी की ओर देख रही थी, तो सरला जी ने उससे बोला, क्यों, दिमाग भगवान ने सिर्फ तुम दोनों को दिया है, बाकी सारी दुनिया बुद्धिहीन है क्या? और तुम दोनों ने सोच कैसे लिया कि एक बार तुम दोनों से इतना बड़ा धोखा खाकर दोबारा मैं तुम दोनों के झांसे में आऊँगी? जिस दिन तुम दोनों ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था ना, उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस बार तुम लोग नहीं, खेल मैं खेलूँगी और अपने बेटे बहू का हक दिलवा कर रहूँगी और तुम जैसे शातिरों को सबक भी सिखा कर रहूँगी। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब और मेरे बेटे बहू को उनका हक। अब निकलो यहाँ से, क्योंकि यह घर भी मेरा है और वह घर मेरे बेटे बहू का है और अब मैं अपने बेटे बहू के साथ उनके घर में जाकर आराम से उनके साथ रहूँगी, पूरे हक के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, धोखे की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरे बेटे बहू को उनके हक का घर मिल चुका है और यह घर भी मैं उनके नाम पर ही करूँगी और मेरे सारे जेवर भी मेरी बहू को मिलेंगे। शायद तुमने इतनी घटिया हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें अपने आधे जेवर ज़रूर देती, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। माँ हूँ इसलिए बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना। निकल जाओ तुम दोनों अभी का अभी मेरे घर से। तुम दोनों की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगा इतना अपमान सहने के बाद, इतना धोखा पाने के बाद मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं।
लेकिन हाँ, समय ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है कि जैसे बेटी पर औरतें विश्वास करती हैं उसे अपनी कोखजना जानकर, वैसे ही बेटे पर भी करें। और जैसे बहू पर थोड़ा अविश्वास रहता है उसे बाहरी समझकर, वैसे ही दामाद पर भी अविश्वास ही रखें। कभी उसे अपने बेटे से बढ़कर मत समझो, जैसे बेटी से बढ़कर बहू को नहीं समझ पाती। कभी कोई फैसला दूसरे के दिमाग से मत करो। चलो, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना है। आयुषी और वेदांत से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था और वह अपने जाल में खुद ही फंस चुके थे। नैवेद्य और रूप उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, भाई बहन का यह प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता अगर तुम लोगों ने रिश्तों में चालबाजी नहीं की होती। लेकिन मेरी तरफ से यह रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, और धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए हमने दोबारा कुछ दिनों के लिए रिश्तों को सामान्य करने का नाटक किया था। पर अब वह नाटक खत्म हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो, कहकर नैवेद्य ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया और आयुषी और मृगांक खाली हाथ अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। वह भी क्या कर सकते थे, सरला जी ने उन्हें उनका जवाब अच्छे से दे दिया था।